नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। टॉपिक नंबर 4 के अंतर्गत आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस तुगलक वंश को। इसमें जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा 45 के आसपास एमसीक्यू प्रश्न जो विगत किसी न किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछा गया है। पहला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? उसका नाम था गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना किया गया। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्हें भारत खदेड़ा, इसलिए उसको मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, जो एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को तुगलक पुकारे जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। प्रश्न नंबर 2, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? अभी हम लोगों ने देखा हुआ था तुगलक वंश का, जिसका पूरा नाम गयासुद्दीन तुगलक था। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहरें खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? उस शासक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि तुगलक वंश की स्थापना एक तो इसके द्वारा की गई थी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और इसने कृषकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किया, जिसमें मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिया। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई को लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। आगे चल के इसको बड़े स्तर पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी किया जाएगा। इस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। उस वंश का नाम है तुगलक वंश। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश। और सबसे कम वंश तक जो शासन किया था उस सब का नाम है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक, जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, लेकिन इसकी नीतियाँ या फिर इसकी अप्रशासनिक कुशलता की वजह से इसको पागल शासक के रूप में भी जाना जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 जो नीतियाँ लाया था, जो बुरी तरीके से असफल हुआ। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? उस सुल्तान का नाम है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। और अमीर कोही देखिए यहाँ पे नए दीवान का आप समझ सकते हैं, नए विभाग दीवान ने अमीर कोही की इसने स्थापना की। किसके लिए? तो उन्नत कृषि के लिए, उन्नत कृषि व्यवस्था को बेहतरीन करने के लिए यहाँ पे दिया गया। इसका मुख्य कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक कृषि भूमि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किया गया। फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई हुई थी? उस सुल्तान का नाम है मोहम्मद, ठीक है, बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT भी बोला जाता है इसको। दीवाने को ही किससे संबंधित है? इसका संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से। अभी देखा था हम लोगों ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो आपको ध्यान होगा, दौलताबाद ले गया। और दौलताबाद जब ले गया तो दिल्ली में पूरा जो भी जमवाड़ा था, ठीक है, माने बुद्धिजीवी अमीर लोग, सारे लोगों को स्थानांतरित कर दिया दौलताबाद में। देख पा रहे, बर्नी के अनुसार साम्राज्य में केंद्र होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया। देवगिरी माने वर्तमान में जो महाराष्ट्र का जो इलाका है, यहाँ पे देखेंगे लगभग दक्षिणी महाराष्ट्र साइड में, ठीक है, तो वहीं पे एक जगह का नाम है दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, किसने दिया हुआ था? उस शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने ही, जो कि आपको ध्यान होगा, ठीक है, कि जो तांबे की कमी की वजह से पीतल के सिक्के को चलाया गया था, जिसका लोगों ने भर के दुरुपयोग किया और उसको, ठीक है, नकली मुद्रा के रूप में प्रचलित करवाया, जो कि उसका मूल्य चांदी के मूल्य के बराबर होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सांकेतिक मुद्रा यहाँ पे चलाया गया है। बर्नी के कथन अनुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति के
कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा यहाँ पे चलानी पड़ी। ईरान में कैरवात खां के समय सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी और यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलई खान के समय सांकेतिक मुद्रा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। अब ध्यान रखना यहाँ पे कुबलई खां है, ठीक है, मतलब डर इतना अधिक था कि वहाँ पे कोई दो नंबरी नहीं कर सकता था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया हुआ था? उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे वही सारी बातें हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे सुल्तान ने तांबे तथा मिश्रित सिक्के यहाँ पे जारी किया गया, जिनका मूल्य देखिए लगभग चांदी के सिक्के के बराबर था। एक बार नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा कह रहा है कि दिनार कहलाया गया। यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए क्या कहलाया गया, यहाँ पे दिनार कहलाया गया। तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिक्का चलाया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ऐसा उसमें कोई, ठीक है, प्रावधान नहीं था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो स्वर्ण का मुद्रा जो यहाँ पे जारी करना था वो बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, अर्थात कथन सही है, कारण यहाँ पे गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा, इब्न वही जो मोरक्को यात्री था, अफ्रीकी यात्री था, ठीक है, इसी को दिनार की संज्ञा दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। नेक्स्ट, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी है? वो मोरक्को निवासी है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी यात्री था जो 3 महाद्वीपों की यात्रा कर चुका था, जैसे कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, जो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं था जो आम लोग भी उसको, ठीक है, मैंने हर घर माना जाता है कि टकसाल बन गया जहाँ पे मुद्राओं की छिपाई होती थी। तो ठीक है, जो भी तांबे वगैरह का, जो ध्यान रखिएगा, जो बर्तन वगैरह होता था तो लोग उसको पिघला के सिक्का बना लेता था जो चांदी के मूल्य के बराबर होता था। तो यहाँ पे कारण जो है कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। देख पा रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दोआब में कर वृद्धि किया, जैसे कर वृद्धि किया वहाँ पे अकाल पड़ गया। देवगिरी को राजधानी बनाया, जैसे देवगिरी को राजधानी बनाया। दक्षिण के क्षेत्रों की तरफ अभियान करने जाएगा, खासकर वारंगल के क्षेत्रों की तरफ, बेचारा बीच ही में बीमार पड़ जाएगा, राजधानी आगे चलकर स्थानांतरित करेगा। उत्तर भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। सांकेतिक मुद्रा जारी करेगा, यहाँ पे चांदी के सिक्के की जब कमी हो जाएगी तो खासकर, ठीक है, पीतल के सिक्कों को जारी करेगा चांदी के मूल्य के बराबर। खुरासान पर आक्रमण करवाएगा, इसका एक, ठीक है, आप कह सकते हैं कि सेनापति होता है अमीर खुसरो, ठीक है, के नेतृत्व में यहाँ पे, और माना जाता है कि खुसरो जाएगा, ठीक है, जो उत्तराखंड का जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ अभियान करने के लिए, लेकिन वहाँ अभियान में जीत जाएगा तो उसको मोटिवेशन मिलेगा और वो चला जाएगा आगे तिब्बत के क्षेत्रों की तरफ, जहाँ पे वहाँ पे उसको मुंह की खानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कराचिल की ओर अभिमान, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या था। तो 5 ऐसे कारण हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। खुरासान पर मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, खुरासान पर आक्रमण करेगा जब वहाँ पे जो मंगोल जो, ठीक है, राजनीति था बिल्कुल अनबैलेंस हो गया था, वहाँ पे सेना की भर्ती करेगा, ठीक है। और कराचिल का जो मैंने अभियान बताया अभी उल्टा थोड़ा सा हो गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो उत्तराखंड की तरफ जाएगा और कराचिल अभियान के बाद से वो लोग जाएगा तिब्बत की और अभियान करने की वजह से, जिसकी वजह से वो सब पिछड़ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? उसका नाम है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इसने काजी भी इसको नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय।
किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? उस शासक का नाम है, किसने यहाँ पे विवरण दिया हुआ है? तो इब्न बतूता के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, उसकी किताब है, बहुत फेमस किताब है, बुक है, जिसका नाम है रेहला। ठीक है, किताब उल रेहला। ठीक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उसको कहाँ दफनाया गया है? ध्यान रखिएगा, नालंदा में दफनाया गया है। कश्मीर घाटी के अंतिम जो मुगल शासक था यूसुफ शाह चक, ये जब देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब अकबर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था तो उसी समय इसके क्षेत्रों को या फिर उसको वहाँ से निर्वासित कर दिया गया था और 1592 में इसकी मृत्यु हो गई, बिहार में हुई थी, जिसे नालंदा में दफनाया गया है। बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, बीपीएससी में पूछा जाता है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में पार्टिसिपेट करता था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसकी नीतियाँ ही इतना उटपटांग हुआ करती थी जिसके वजह से प्रजा को समस्या आती थी। इसीलिए यहाँ पे बोला कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा से, ठीक है, प्रजा को राजा से। ये वही सारी बातें हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तब यहाँ पे तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध की तरफ चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को खदेड़ते उधेड़ते सिंध तक पहुंच गया और वहीं में जाता है, माना जाता है कि रास्ते में बेचारा बीमार पड़ गया। कितना यात्रा करेगा घोड़ा से। और थट्टा के निकट देखिए 1351 में उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? यही घटना चक्र की खासियत है। देखिए बार बार इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? उसका नाम है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक। काफ़ी ही मतलब आप कह सकते हैं कि इसको, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता वाला शासक मानता है। सारे ही वर्गों को लेकर चलने का प्रयास करता है एक साथ। और इसी फिरोज शाह तुगलक के बाद से देखेंगे तो धीरे धीरे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे पतन की शुरुआत भी हो जाएगी। तो यही नाम है फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसने देखिए बेरोजगारों के लिए दफ्तर, ठीक है, रोजगार दफ्तर खोला था। प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाता था। उसने बेकारी माने रोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, बेरोजगारों के सहायार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? उस सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया हुआ था। उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। देख पा रहे यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी करता था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निर्धन मुसलमान लड़कियों को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम यहाँ पे थे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उस सुल्तान का नाम है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत अधिक दासों का शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक इसके समय पहुँच गई थी। उनके देखभाल के लिए देखिए बाकायदा एक अलग डिपार्टमेंट जिसे बेरोजगारों के लिए खुलवाया हुआ था, वैसे दीवाने बंदगान यहाँ पे करवाया था, जिसमें, ठीक है, देसी दास, विदेशी दास, इस टाइप की यहाँ पे कैटेगरी होती थी। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था, जो, ठीक है, इसके दरबार में जो गुटबंदी को बढ़ावा मिला। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन भी मिलता था। कभी कभी जागीरें भी दी जाती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख कारणों में से एक था, दिल्ली सल्तनत के पतन में। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग, कह रहा है कि आरिज विभाग यहाँ पे स्थापित किया था। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे, सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले, कह रहा है, एक आरिज विभाग का यहाँ पे स्थापना किया था।
तो यहाँ पे देखिए आर्य जो विभाग की स्थापना जो किया था, ठीक है, बलबन ने किया हुआ था, गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा को शुरू किया था, जबकि अलाउद्दीन के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसके चाचा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ था, बल्कि उसका भाई बैठा हुआ था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। अब ये देखिए यहाँ से यह स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, पूरा पूरा देखिए मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ा रहा हूँ बहुत डीपली, और इस तरह का सवाल आता है तो आप जनरली लूसेंट से सही नहीं कर सकते हैं उसको, आपको, ठीक है, थोड़ा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप इच्छुक है तो जाके प्ले लिस्ट से नीचे आप, ठीक है, पूरा पूरा मेडिवल हिस्ट्री आप देखिए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में जैसे कुछ प्रमुख नगर हैं, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद इसमें प्रमुख था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का एक नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नाम, ठीक है, नया नाम फिरोजाबाद रखा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इकदला का नया नाम क्या था? आज़ादपुर, और पंडुआ का नया नाम फिरोजबाद रखा। उसके राज्य के मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा, कोई भी मतलब भवन वगैरह बनवाना होता था तो मलिक गाजी ही उसको अप्रूवल देता था। मलिक गाजी, ध्यान रखिएगा, सहना। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने वजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था, जो दीवाने वजारत खुद मलिक गाजी सहना हुआ करता था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, अर्थात जिस गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण जो शुरू किया गया था, फिरोज शाह तुगलक ने उसको बिल्कुल पीक पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग नहरों के सिंचाई के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ था। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी बना, ठीक है, हक ए सर्ब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग यहाँ पे सरकार को देना पड़ता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? देखिए अभी कितना अपडेटेड प्रश्न है, 65 बीपीएससी में पूछा भी गया है। उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। हक के सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, ठीक है, और आगे चल के जजिया कर को, ठीक है, आगे चल के अकबर के द्वारा यहाँ पे हटाया भी जाएगा, अंतिम रूप से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए यहाँ पे उपाय किया? उस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने 1200 नए फलों के बागान लगाया तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने का भी उपाय किया। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक यही लाया हुआ था। अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने पर इसने बहुत ध्यान दिया हुआ था। समझ रहा था विरासत क्या होता है। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब जो कि अम्बाला जिले में स्थित है, यहाँ से दिल्ली लाया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या अखेट स्थान के पास पुनः इसको स्थापित कराया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया हुआ था? उस सुल्तान का नाम है, देखिए, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? उस सुल्तान का नाम है, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। बहुत फेमस नाम है, तुगलक के बाद से अगर कोई है तो फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय यहाँ पे शासक था। तो हज यात्रा यहाँ पे, ठीक है, जो स्पेशली जो मुस्लिमों के लिए था यहाँ पे, ठीक है, मक्का यात्रा के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था।
ठीक है। इसके लिए इसने देखिए दारुल सफ़ा नामक एक खैराती स्थापना ने अस्पताल की भी स्थापना किया था, जिसमें उसमें कुशल हकीम रखा हुआ था, जिसमें सारे ही लोगों का जो भी गरीब वगैरह लोग थे उनकी यहाँ पे इलाज उपचार भी किया जाता था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? ये एक देखिए एक खैराती अस्पताल था, ध्यान रखिएगा, एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? उस शासक का नाम था नासिरुद्दीन महमूद, ध्यान रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद। यही है नसरुद्दीन महमूद, देखिए 1394 से लेकर लगभग 1412 ईस्वी के बीच तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब के सूबेदार खिजर खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज को एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी और फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में यहीं से विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने ही एक साथ दिल्ली से छोटे राज्य पर शासन करना शुरू किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह यहाँ पे फिरोज में, माने फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 के आसपास। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी, मैंने एकदम साउथ दिल्ली का एरिया जो है ना, समझ रहे हैं ना, दिल्ली से साउथ दिल्ली तक, ठीक है, बस यही एरिया बहुत ही छोटा सा इसके समय क्षेत्र हो गया था दिल्ली का। और यहीं से फिर आगे चल के, ठीक है, उसके बाद से देखेंगे तो धीरे धीरे, ठीक है, तैमूर लंग का भी आक्रमण होगा, सैयद वंश की स्थापना हो जाएगी, फिर लोदियों की स्थापना हो जाएगी। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया हुआ था? तो तैमूर ने जब भारत पर जब आक्रमण किया तो उस समय जो, ध्यान रखिएगा, जो शासक था देखिए नसरुद्दीन महमूद करके था। कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यूपीपीसीएस इस तरह का, ठीक है, प्रश्न बनाता है, एक दो प्रश्न तो गलत होता ही होता है, ठीक है, इसलिए स्टार है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा नसरुद्दीन महमूद के समय, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था कि काफिरों से युद्ध करना, उसका विनाश करना, और दूसरा था यहाँ पे धन प्राप्ति करना। जनवरी 1399 में बहुत फेमस यहाँ पे डेट है, ध्यान रखिएगा, 1399 में तैमूर फिरोजाबाद से फिर दिल्ली में एंट्री करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू होता हुआ वापस लौटा जाएगा। जाने से पहले खिजर खां को मुल्तान का, ध्यान रखिएगा, दीपालपुर का और लाहौर का यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया था। अब यही जो खिजर खां माना जाता है कि इसी के द्वारा, ठीक है, बुलाया गया था तैमूर लंग को। तो इसीलिए यहाँ पे सारा जो प्रश्न जो, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है विकल्प गलत है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया हुआ था? अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है, जो आक्रमण की अवधि है देखिए, कहीं 1398 होगा, 1399 होगा। एमपीपीसीएस में यहाँ पे, ठीक है, 1398 आयोग ने इस डेट को सही माना है। तो 1398 या फिर 1399, अगर ज़्यादा एक्यूरेसी 1399 को लेकर होती है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? उस, ठीक है, वंश का नाम है यहाँ पे सैयद वंश, जो कि खिजर खां के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, खिजर खां के द्वारा ही स्थापित यहाँ पे किया गया था सैयद वंश की। निम्न को उसके कालक क्रम अनुसार यहाँ पे क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं, रुकनुद्दीन आएगा, उसके बाद मुबारक शाह, मैंने मुबारक खान ही बोला जाता है इसको, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे आलम शाह, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। देख पा रहे हैं, रुकनुद्दीन जो था 1236 में माना जाता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ही यहाँ पे शासक बना, ठीक है। और ये रुकनुद्दीन और कोई नहीं बल्कि रजिया सुल्तान का भाई है, बहुत ही योग्य, समझ रहे हैं ना। इसकी जो एक माता थी, ठीक है, जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था, उसी के सहयोग से बना हुआ था। तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना अधिकारी नियुक्त किया था। अब उसके बाद यहाँ पे मुबारक खान देखिए 1316 में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो था, पता है आपको, तुगलक वंश में, उसके बाद से अंतिम जो, ठीक है, जो वंश होगा दिल्ली सल्तनत का, सॉरी अंतिम नहीं होगा, सेकेंड लास्ट होगा, अर्थात सैयद जो वंश होगा उसका जो शासक होगा आलम शाह, ये यहाँ पे दिल्ली का सुल्तान रहेगा। कुल मिला के देखिए यही था, हमने पूरा देख लिया। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे लोधी वंश की। तो वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।